आवाज आ रही है सही? उजैर, अब बताओ, आवाज आई? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके मुस्तफ़ा। तो ये रखिए, अगर मैं एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ तो एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होता है? एनर्जी। सो इट मूव फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल is called absorbing spectrum. This is the definition of absorbing spectrum. इसका मतलब होगा photon is absorbed by an electron, that's why it is moving in upward direction. बिल्कुल सही है, 1 से 2 में जा रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा वो लो एनर्जी लेवल होता है और सेकंड ऑर्बिट उससे हाई एनर्जी होगी, क्योंकि एक की -13.6 है, एक की -3.4 है। और अब एब्जॉर्बिंग की अपने अंदर दो हो जाएंगी। एब्जॉर्बिंग की अपनी दो टाइप्स होती हैं। देयर आर two more types of absorbing spectrum। पहले तो स्पेक्ट्रम की दो टाइप निकली, एब्जॉर्बिंग, इमिटिंग। अब एब्जॉर्बिंग की अपनी दो हैं। वो अपनी दो कौन कौन सी हैं वो बता रहा हूँ। एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। अब आपके पास एब्जॉर्बिंग की ही दो टाइप हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक कहलाता है आपके पास कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। कंटिन्यू एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। और दूसरी कहलाती है लाइन स्लैश डिस्क्रीट एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। इसका मतलब होगा आपके पास स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स बनी, एक बनी आपके पास इमिटिंग, एक बनी एब्जॉर्बिंग। अब एब्जॉर्बिंग के अंदर दो होती हैं, एक कहलाती है कंटिन्यूस, दूसरी कहलाती है लाइन। लाइन के साथ हम वर्ड लगा सकते था डिस्क्रीट। अब इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो भी देख लें। मैं आपको 3 ऑर्बिट बना के दे रहा हूँ, नहीं 4 बनाता हूँ मैं नीचे, ताकि इस एग्जाम्पल को समझा सकूँ मैं। अगर मैं आपके पास 4 ऑर्बिट बनाता हूँ, अगर मैं आपके पास 4 ऑर्बिट ड्रॉ करता हूँ, वो 4 ऑर्बिट कौन कौन से देखें, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 4 ऑर्बिट। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट था, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, this is third orbit, and this is fourth orbit। ये मैंने आपको 4 ऑर्बिट दिखाए। अब मैं 4 ऑर्बिट की वैल्यूज लिखता हूँ। तो इसका मतलब बनेगा यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी फर्स्ट, n is 1,
NH2, NH3 एंड NH4। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास लोअर मोस्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए आप कितनी लाइन बना सकते हैं, हाउ मैनी पॉसिबल लाइन अगर ये फोटोन एब्जॉर्ब करे। सर जो एनर्जी है हर एनर्जी लेवल्स की वजह वापस हमारे डाटा बुकलेट में, नहीं नहीं नहीं, आपके पास डाटा बुकलेट के अंदर नहीं गिवन होगी, सवाल के अंदर एनर्जीज गिवन होंगी। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिखाई है, ये पास पेपर की एग्जांपल है, ये देखें, ये देखें, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में एग्जामिनर ने आपके पास सब ऑर्बिट की एनर्जीज बता दी है, -13.3, -3.4, ये इस तरह से बनी हुई आएगी पूरी। और ऊपर जाने का मतलब है एनर्जी इंक्रीज हो रही है। किसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी? इलेक्ट्रॉन की। क्यों इंक्रीज हो रही होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्जॉर्ब किए होंगे। तो आपको ये वैल्यूज हर दफा सर निकालनी नहीं पड़ेगी। हाँ सर हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा वो, हम उसको जूल में करेंगे हमेशा। हाँ, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे देगा, कभी जूल्स में नहीं देगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम हो तो कितनी लाइंस बनेंगी? हाउ मेनी पॉसिबल ये लाइंस आर छः पॉसिबल? कितनी? 1 to 2 6? 1 to 3 1 to 4 और 2 to 3 हाँ 2 to 4 5 हाँ, नहीं 6, 5 ही हुई। नहीं और 6 2 बन to रही है। 4 भी होगी ना, 6 होगी। अभी देखो बताता हूँ मैं, फर्स्ट से सेकंड में जा सकता 3 to 4 भी था। होगी ना, लास्ट तो 6 हो गई। हाँ हाँ बता रहा हूँ मैं, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। तो अब मैं आपके पास सारी की सारी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। एरो ऊपर होने का मतलब क्या है आपके पास? एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की बात कर देते हैं। इसका मतलब होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा फर्स्ट से कहाँ जा सकता था? सेकंड में जा सकता था, राइट। फर्स्ट से और कहाँ जा सकता था? थर्ड में जा सकता था। और कहाँ जा सकता था? पेपर में ड्रॉ करने को आएंगे 3 मार्क का होगा, अगर स्ट्रेट करनी होगी तो 1 मार्क का होगा। तो ये तो आपने फर्स्ट ऑर्बिट के हिसाब से बता दी, 3 पॉसिबल लाइंस बन गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड में जा चुका था फर्स्ट से ट्रेवल करता हुआ, तो इसका मतलब वो सेकंड से लाइन बनाएंगे। तो इसका मतलब बनेगा सेकंड से मैं लाइन अलग कलर से बना रहा हूँ। सेकंड से जो बन सकती है वो आपके पास बन सकती है आपके पास थर्ड में, और सेकंड से बन सकती थी आपके पास फोर्थ में। अब सेकंड क्रॉस कर चुका है वो, तो अगर सेकंड क्रॉस करके थर्ड में आ चुका है, इसका मतलब बनेगा अब वो थर्ड से मूव कर रहा होगा, तो आपके पास ये देखें, तो कितनी लाइंस बना दी आपने? 6 लाइंस। तो इसका मतलब स्ट्रेट का वर्ड आएगा तो आप लिखेंगे 6 पॉसिबल लाइंस आर पॉसिबल, 6 लाइंस आर पॉसिबल। और ड्रॉ करने को आएगा तो ये 6 की 6 लाइन आपने बनानी होंगी। ये बहुत आसान सवाल होता है, राइट। आपने स्ट्रेट एरो बनाने, क्योंकि एब्जॉर्बिंग ही ऊपर जा रहा होगा। अब मैंने अभी आपको बताई स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स, एक कंटिन्यूस एक लाइन। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो लोएस्ट मोस्ट ऑर्बिट से हाईएस्ट मोस्ट ऑर्बिट में चला जाए, लोएस्ट ऑर्बिट से हाईएस्ट ऑर्बिट में मूव कर जाएगा, तो उस स्पेक्ट्रम को बोलते थे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी कि यहाँ पे इस डायग्राम में 4 ऑर्बिट है, 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई कि फर्स्ट से 1 to 4 डायरेक्ट फोर्थ में चला गया। तो इसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक लाइन जो होगी वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की होगी। कौन से स्पेक्ट्रम की होगी? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। और वो लाइन है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास डायरेक्ट इतनी एनर्जी आ गई थी कि वो डायरेक्ट फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया। बाकी जितनी लाइंस बनाई हैं वो सारी की सारी डिस्क्रीट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? डिस्क्रीट। पहले 1 से 2 में गया, फिर कुछ देर के बाद 2 से 3 में गया, फिर कुछ देर के बाद 3 से 4 में गया, या 1 से 3 में चला गया, फिर कुछ देर के बाद 3 से 4 में चला गया। तो याद रखें इस डायग्राम के अंदर एक लाइन जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की है, और बाकी 5 लाइनें जो हैं वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की। किसकी आपके पास है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटोन and it moves from lowest energy level to the highest energy level, so that type of spectrum is called continuous spectrum. क्या ये बात समझ में आई? सही, आप लिख दें मैं लिख दूं ये, तो वरना आप फिर लिखिए। पीडीएफ इनकम्प्लीट होती है। तो अगर मैं कंटिन्यूस की नहीं बात ना, करूं, आपकी पीडीएफ में वो सब कंप्लीट तो अगर मैं पीडीएफ, बस ठीक है रुको मैं लिख रहा हूँ। तो अगर मैं आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, और ये कंटिन्यूस कौन सा ही है? कंटिन्यूस एब्जॉर्बिंग है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा होता तो फिर इमिटिंग बन जाता। कंटिन्यूस एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। तो अगर कंटिन्यूस एब्जॉर्बिंग है। स्पेक्ट्रम की बात करते हो, इमिटिंग के हाँ लिए वो बोलो। होता है ना,
अभी हाई इमिटिंग टू नहीं लो करा होता है है मीटिंग की, या फिर 4 to 1 हो जाता है। हाँ, इसका वाइस वर्सा है। अगर ये ढंग से समझ में आ गया तो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा हर चीज। तो कंटिन्यूस एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होती है, लिखवा रहा हूं मैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorb energy and हाँ भाई, दोनों आते हैं, एब्जॉर्बिंग भी आता है, मीटिंग भी आता है, मगर कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ एरो ऑपोजिट हो जाएंगे। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ एब्जॉर्बिंग, क्या मीटिंग आप खुद कर पाएंगे, फिर मैं लिखवा दूंगा सब कुछ। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, और एनर्जी के साथ कौन सा वर्ड लगाएंगे, स्लैश फोटोन, सो इट मूव्स फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी लेवल to highest energy level. Is called continue absorbing spectrum, जो कि इस डायग्राम में शो हो रहा है, राइट। और अगर मैं बात करता आपके पास किसकी, अब अगर मैं बात करूं आपके पास लाइन की या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, लाइन स्लैश डिस्क्रीट एब्जॉर्बिंग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम है कौन सा, एब्जॉर्बिंग के बता रहा हूं मैं आपके पास। एक सेकंड। तो लाइन या कंटिन्यूस की अगर आप बात करते हैं, सॉरी लाइन या डिस्क्रीट की, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो भी देख लें आपके पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, वो भी देख लें आपके पास। इसका वाइस वर्सा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब different energy of photons, अभी एक से ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। when an electron absorb different energies of photon and move from lowest energy level to highest energy level with the delay of time delay is called discrete slash line spectrum। क्या ये बात समझ में आई आपको? याद रखें, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में गया, 10 मिली सेकंड का डिले आया, फिर सेकंड से थर्ड में चला गया, फिर थर्ड से फोर्थ में चला गया। तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं।
जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जो होगा डायरेक्ट मूव कर रहा था। कैसे मूव कर रहा था? डायरेक्ट मूव कर रहा होगा। यू गॉट माय पॉइंट? और जब आपके पास एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम होगा तो आपके पास, जैसे आप कोई पिक्चर खिंचवाते हैं तो एक आपका फोरग्राउंड होता है, एक आपका बैकग्राउंड होता है। जैसे अगर आपका बैकग्राउंड ब्लू कलर का है और अगर आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है तो आपकी जो पिक्चर आएगी वो बहुत शार्प आएगी, क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो डार्क था और आपने ब्राइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो एक्चुअल में आपकी जो पिक्चर होगी, अगर आपने जो कपड़े पहने होंगे वो आपका ब्राइट होगा बैक फोरग्राउंड, और जो बैक साइड पे कलर होगा वो कहलाएगा बैकग्राउंड। अगर आपने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे तो आपको बैकग्राउंड व्हाइट रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? व्हाइट, ताकि आपकी पिक्चर ज्यादा विजिबल हो। लेकिन अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहने तो ब्लैक कलर के ही बैकग्राउंड था, तो इसका मतलब होगा आपकी सिर्फ शक्ल नजर आ रही होगी, कपड़े नजर ही नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब होगा जब भी कोई स्पेक्ट्रम बनता है तो दो चीजें आपने देखनी होती है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। अगर मैं एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, किस स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ मैं? एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। तो एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास जो एक और चीज याद करने की आपके पास, वो क्या चीज याद करने की है? एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास जो बैकग्राउंड होगा, जो बैकग्राउंड होगा वो होगा आपके पास ब्राइट कलर का, ब्राइट कलर का होगा। और जो आपके पास फोरग्राउंड होगा वो आपके पास होगा डार्क लाइंस। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि जब आपके पास फोटोन ही एब्जॉर्ब हो गया तो इसका मतलब होगा कोई कलर बनेगा ही नहीं। एक्चुअल में ब्लैक इज नॉट अ कलर। ब्लैक का मतलब होगा कि आपके पास एनर्जी इमिट्स ही नहीं हो रही। तो जब फोटोन एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट कलर का होगा और जो फोरग्राउंड होगा वो डार्क लाइंस का बनेगा। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। किसकी प्रॉपर्टी है ये? एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टी है। तो ये पूरे के पूरे हैंडआउट जो है वो आपके पास किसका है? एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम का, डायग्राम के साथ। अब आप मुझे बताएं इमिटिंग स्पेक्ट्रम का आप खुद लिख पाएंगे? क्या होगी डेफिनेशन कुर्बान? व्हाट इज इमिटिंग स्पेक्ट्रम? इस डेफिनेशन में क्या क्या चेंज आएगा? तो अगर मैं आपके पास यहां से कट एंड पेस्ट करूं तो मैं बताता हूं क्या क्या चेंज आएगा। मीटिंग में लाइन नीचे की तरफ बनेगी। बिल्कुल सही है। और बाकी पूरी स्टोरी यही रहेगी। व्हेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिलीज या इमिट्स फोटोन और एनर्जी, सो इट मूव फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। अब देखो, अगर मैं बात करूं इमिटिंग की तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं इमिटिंग स्पेक्ट्रम की बात करूं तो मैंने ऊपर से कट एंड पेस्ट करके सिर्फ वर्ड चेंज करूंगा। क्या क्या वर्ड चेंज होंगे? इमिटिंग स्पेक्ट्रम के अंदर, इमिटिंग स्पेक्ट्रम में कंट्रोल वी। अब देखें इमिटिंग स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या बनेगी, पहले तो वो देख लो। इमिटिंग स्पेक्ट्रम क्या होगा? नहीं, बहुत डार्क कलर हो गया, नजर नहीं आ रहा कुछ। इमिटिंग स्पेक्ट्रम क्या होगा? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इमिट्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट्स photon energy, so it moves from high energy level high energy level high energy level to low energy level. Low energy level is called emitting spectrum. ये कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? emitting spectrum. There are two types of emitting spectrum. emitting की भी दो टाइप्स होंगी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है।
इमिटिंग स्पेक्ट्रम, पहले क्या है कंटिन्यूस इमिटिंग स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस इमिशन, और दूसरा क्या कहलाएगा आपके पास डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे भी अगर मैं 4 लाइंस ड्रॉ करूँ, तो जब 4 लाइंस ड्रॉ करूंगा, बल्कि इधर मैं 4 से ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। ए फर्स्ट लाइन, ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्बिट, फिर आपके पास आया सेकंड ऑर्बिट, फिर आपके पास आया थर्ड ऑर्बिट, फिर आपके पास आया फोर्थ ऑर्बिट, फिर आपके पास आया फिफ्थ ऑर्बिट। अब ये आपके पास 5 ऑर्बिट्स हैं, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 5 है। ये सारे सारे मैंने ऑर्बिट्स दिखा दिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 5, यहाँ पे होगी 4, यहाँ होगी 3, यहाँ होगी 2, यहाँ होगी 1। अब आप मुझे बताएं हाउ मेनी लाइंस यू हैव टू ड्रॉ, कितनी लाइंस बन सकती हैं? और वही 6 बनेगी। सोचें, 6 बन डायरेक्शन रही? चेंज होगी। 6 तो नहीं बन रही मेरे लिहाज से। अच्छा आपने चेंज ही कर दिया। अच्छा मैंने 5 ऑर्बिट दिखाए ना। अब 5 ऑर्बिट में कितनी पॉसिबल लाइन बन सकती हैं? और 7 हस्तान अरशद, 10 कितनी पॉसिबल लाइन? 10 हाँ बिल्कुल सही है, 10 लाइंस बनेंगी। कितनी लाइंस बनेंगी? 10 लाइंस। और सारे के सारे एरो कहाँ बनेंगे अब? उजैर, सलीना, सही है, 10 लाइन नीचे की बनेंगी और तरफ। सारे के सारे एरो जो बनेंगे नीचे की तरफ बनेंगे। तो इसका मतलब होगा फिफ्थ से मूव होके जा सकता था फोर्थ में, फिफ्थ से और मूव होके जा सकता है 2 1 आपके होगी पास कंटिन्यूअस। थर्ड में, फिफ्थ से मूव होके जा सकता था आपके पास सेकंड में, और फिफ्थ से मूव होके जा सकता था आपके पास 1 में। तो 4 पॉसिबिलिटीज तो ये बन गई। इसको मैंने एक कलर से बना दिया, अब किसी और कलर से बनाता हूँ मैं। अब 5 5 तो खत्म हो गया, फोर्थ से स्टार्ट होगी स्टोरी। तो जब फोर्थ से स्टार्ट होगी तो फोर्थ से कहाँ जा सकता था? ये तो मैंने एक कलर से दिखा दी। अब मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, नहीं ग्रीन तो ऑर्बिट है, ब्लैक से दिखा देता हूँ। तो इसका मतलब होगा फोर्थ से जा सकता था थर्ड में, फोर्थ से थर्ड, फोर्थ से सेकंड, और फोर्थ से 1। ये हो गई 7 लाइंस। अब फिर कलर चेंज करता हूँ मैं। अब मैं जा सकता हूँ आपके पास थर्ड से। अब मैं थर्ड से जा सकता था सेकंड में, थर्ड से कहाँ जा सकता था? मैं सेकंड में जा सकता था। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ मैं। नहीं कलर चेंज हो नहीं रहा मेरे से, अभी डिले आएगा थोड़ा सा। उसका मतलब होगा फिर मैं जा सकता था थर्ड से फर्स्ट में, और लास्ट पॉसिबिलिटी जो बनती है वो बन सकती थी आपके पास 2 से 1 में। काउंट कर लो कितनी, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसका मतलब 10 पॉसिबल लाइन्स होंगी। कितनी पॉसिबल लाइन्स बनेंगी? 10। और सबके एरो कहाँ बनेंगे? नीचे की तरफ। कहाँ बनेंगे एरो सबकी? नीचे की तरफ, साइड के साइड डाउनवर्ड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मेरा सवाल गौर से सुनिएगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ सवाल। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द calculate the frequency of photon which has been released from an electron when
it moves down from fourth orbit to second orbit. कैसे करेंगे? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर फोटॉन 2 - 4 है 2 4 माइनस - 2 फोर करके 4 माइनस 2 तो 4 की एनर्जी कितनी है? 4 - 2 ना हाई 2 में तो भाई हाई 4 की लेवल 2 एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे? पहले तो वो निकालनी होगी आपने। फॉर्मूला क्या बताया था? ई की पावर एन बराबर है -13 अपॉन एन स्क्वायर। तो आपने एक दफा एन की वैल्यू 4 डालेंगे तो एक एनर्जी निकलेगी, एक दफा एन की वैल्यू 2 डालेंगे तो एक एनर्जी निकलेगी। फिर इन दोनों एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 मिनट देना सॉल्व करने के लिए। फोर्थ की 0.85 आएगी, 4 की 0.85 आएगी। लो को मैं चेक कर लूँ। माइनस 0.85। 13.6 को जब मैं डिवाइड करूंगा 16 से, क्योंकि 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 0.8 आएगी 0.8 सही है। तो 3 पॉइंट 0.85 नहीं आएगी सही कह दूसरी रहे की? हो। 0.85 आएगी क्यों सर? फोर्थ ऑर्बिट की। 13/4 होगी ना सेकंड वाली की। अरे भाई वो फोर्थ ऑर्बिट की बता रहा है यार, वो 13 फोर्थ ऑर्बिट की बता रहा है, इसलिए वो 16 से डिवाइड कर रहा है। तुम सेकंड ऑर्बिट की बता रहे हो, इतना तो फिर तुम 4 से डिवाइड करोगे। वो इतना पीछे चला, मैं कब का आगे चला गया। आसान है ही बेकार। बेटा मेरे लिहाज से तो अच्छा। तो बता फ्रीक्वेंसी, तुम बताओगे आंसर अब। और हस्तान अहमद खान चेक करेंगे। हस्तान मोहम्मद खान, अहमद खान कह रहा हूँ। एक 3.4 आ रही है, एक 0.85 आ रही है। ठीक आ गया। ये भाई फाइनली नहीं करना तो टाइम नहीं लगा, ये थोड़ी है। और इतनी जोर से 15 साल की आएगा ये बच्चे लगा लेंगे। अबे साले क्या कर रहा है तू? आओ उधर, दुनिया बाबू ने बैठे छोड़ जा रहे थे। जल्दी खाओ निकलो।
ये फ्रिज खुलेगा गिरेगा टूटे बराबर है। जी कितना आंसर आया? सिक्स 6.15 times 10 power 14 hertz. जी 6.15 times 10 power 14 बोल रहे हैं आप, क्योंकि फॉर्मूला जो बनेगा वो तो बनेगा आपके पास E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू HF। तो सेकंड से 4 से सेकंड में आ रहा था, तो इसकी वैल्यू थी आपके पास कितनी, फोर्थ वाले की कितनी आई थी, ऊपर डायग्राम में से लिखी हुई वैल्यूज। अच्छा 3 तक लिखी हुई है, -8.5 थी, -8.5 और -3.4, तो -0.85 माइनस -3.4, तो ये बन जाएगा माइनस का 0.85 प्लस का 3.4 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा HF के। तो जब 3.4 में से इसमें आपने माइनस 4-2 किया ना? है, हाँ 4-2 किया है, तो इसका मतलब मैंने कहा था चेंज हमेशा पॉजिटिव 2-4 में भी कर आएगा, सकते थे, है तो क्या कर 2-4 सकते, भी हम अगर उस हिसाब से हाँ देखें, हाँ हाई टू लो, हाई टू, तो हाई टू लो हाँ के हिसाब से 2-4 करते जब भी, तो आंसर ये आता। हाँ सही आता। तो 2.55 1.6 टाइम्स 10 पावर -19 बराबर होगा 6.63 टाइम्स 10 टू दी पावर -34 के और इंटू एफ। तो जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो निकल जाएगी आपके पास, या कैलकुलेशन आप लोग सिर्फ कुर्बान ने करके बताइए, बाकी सिर्फ सोच ही रहे हैं। 2.55 मल्टीप्लाई बाय 1.6 टाइम्स 10 टू दी पावर -19 को जब मैं डिवाइड 6.15 करूंगा इंटू 10⁻14। 14 6.63 टाइम्स 6.15। 10 पावर -34 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा है, अच्छा सॉरी मुझसे गलती हुई है, सही आंसर। 6.15 इंटू 10⁻14। बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आते हैं पास पेपर में कैलकुलेट करने के लिए। 6.15 टाइम्स 10 टू द पावर 14, 6.15 टाइम्स 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक पास पेपर का सवाल कराता हूँ, उसके बाद बस ऑफ करते हैं। दिखा रहा हूँ पास पेपर का सवाल। नहीं, ये सवाल है पास पेपर का, शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन को।
ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई। इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस पहले बता दूं मैं। इसका रेफरेंस आपके पास है नवंबर 8 का सवाल है ये। एग्जामिनर ने आपके पास कॉम्पटन डी ब्रोगली, एक सेकंड, एग्जामिनर ने आपको, साइज में थोड़ा छोटा कर दूं, ये एनर्जी लेवल्स बना के दिए आपको, बोलते ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ ली होगी। थ्री एनर्जी लेवल्स आर गिवन ऑफ द हाइड्रोजन आइटम। सी पार्ट है ना, एक सेकंड, लिंक कर रहा है क्या किसी पार्ट से? रुको, लिंक पार्ट तो नहीं है ये? हाँ लिंक पार्ट है ये, रुक जाइए, नहीं होगा अभी आपसे, ये चीज है, ये है आपके पास। एक्सप्लेन हाउ लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम लीड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन्स लेवल इन एटम्स। बोलता है आपके पास लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन भी है, लाइन का मतलब होगा डिस्क्रीट है, और इमिशन है, इसका मतलब होगा आपके पास फोटोन इमिट्स होंगे। तो जब फोटोन इमिट्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा होगा। तो पूछता है कि इसकी एग्जिस्टेंस क्या होती है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा या ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वो एक्चुअल में डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि आपके पास जैसे वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया था ऐसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा होगा। तो उसका मतलब होता है वो वेट करता है उस फोटोन का जो उसको ऊपर लेके टाइम जा दे रहा दे, होगा। हाँ, याद रखिए, वेट करेगा उस टाइम इलेक्ट्रॉन को देना जो है। ऊपर लेके जा रहा होगा। अब यहाँ पे आपके पास चार एनर्जीज गिवन है, एक 410, एक 434 है, एक 486 है और एक 658 है, और नैनोमीटर में। आपको वेवलेंथ गिवन है और उसकी फोटोन एनर्जी गिवन है। बोलते हैं 483 की कितनी एनर्जी फोटोन की, 410 की कितनी एनर्जी बन रही है, 410 की एनर्जी बन रही है 4.85, 434 की बन रही है 4.58, तो 486 की कितनी बनेगी? कैसे करेंगे एनर्जी? इसको निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, E इज इक्वल 5.7 टू, 5.79 हाँ हाँ, सर इसकी वो क्या 5.7 है, रेफरेंस बताएं। हम्म, इसका रेफरेंस ये रहा। इसका रेफरेंस है आपके पास नवंबर 9 Explain how the line emission spectrum leads to understanding the existence of the discrete electron energy level in an atom. तो आप लिखेंगे each energy level is responsible for the particular wavelength of photon. हर एनर्जी लेवल की मदद से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकल सकती है। फर्स्ट ऑर्बिट की अलग होगी, सेकंड ऑर्बिट की अलग होगी, थर्ड ऑर्बिट की अलग होगी। तो 3 मार्क का था, राइट। तो इसका मतलब होगा, ये पूछता है कि एविडेंस बतानी है कि इस बात से समझ में क्या आता है। तो इसका मतलब होगा अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक्चुअल में वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे होंगे या रिलीज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब होगा ईच एनर्जी लेवल एसोसिएट विद द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन when that photon has been absorbed by electron, so it moving from different energy levels. अब आपने फॉर्मूला लगाना था एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला लगाते हुए आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो। और एनर्जी निकलनी किस में चाहिए,
एनर्जी निकलेगी आपके पास 10⁻⁻19 में, तो इसका मतलब होगा एच आपको पता है, सी पता है, लैम्डा पता है। लैम्डा की जगह 489 डालेंगे, तो आप सी एच डालो, सी डालो, लैम्डा, लैम्डा की जगह डालेंगे 486, 486 इधर डालोगे नैनोमीटर में, एच डालो, सी डालो, एनर्जी निकल आएगी। कितनी आ रही है एनर्जी? सर इसको रेशियो से नहीं कर सकते थे कि 410 में 4.85, 486 में x? नहीं, यूनिफॉर्म रेशियो थोड़ी है, और वैसे भी इनवर्स रिलेशन लग रहा है, एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इनका रेशियो जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, E1 लैम्डा 1 बराबर होगा E2 लैम्डा 2 से। इस तरह बन सकता है कि 410 के ऊपर 4.85 था, तो 486 के ऊपर कितना होगा, E1 लैम्डा 1 बराबर होगा E2 लैम्डा 2 के। पूछता है नवंबर 842, नवंबर 842। सर 4.09 आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है। कितनी आ रही है आपके पास? दिखाता हूँ मैं सवाल आपको फिर से, कहाँ चला गया ये रहा। 4.09 आ रही है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने अच्छा, इतनी सारी एनर्जीज दे दी क्या है। इसका पार्ट 1 का आंसर अभी पार्ट ए नहीं कराया ना आपने? नहीं, अभी मैं हर कैलकुलेशन वाला पार्ट करा रहा हूँ, वो रीजनिंग का था। अब इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे एग्जामिनर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दे दिए आपको, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय एग्जामिनर ने किस में दे दिए, 10⁻⁻19 जूल्स में दे दिए। अब एग्जामिनर पूछता है कि इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए जो आपके पास वेवलेंथ थी वो किस ऑर्बिट्स में लाई करेंगी, ये बताना है। अब आपके पास कितनी एनर्जीज गिवन थी, जो वेवलेंथ गिवन थी आपने बताने कि किस रेंज में लाई कर रही होंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 होता है, 5 है, 7 है। अब देखें 7 का आंसर, कितना आंसर बताया था तुमने? 7 का मुझे आंसर बताया था 4.09, 4.09। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हारे पास? 4.09 टाइम्स 10 टू द पावर जी माइनस सर। 19। अब आपके पास जो पहला पार्ट था वो पूछा था कि आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। ये देखें, पहला पार्ट था एक्सप्लेन हाउ द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये रीजनिंग का सवाल हमेशा आता है पहले पार्ट के अंदर, इसका वर्ड टू वर्ड मार्किंग याद करेंगे। ईच लाइन करस्पॉन्डेंस टू द स्पेसिफिक फोटॉन्स एनर्जी, ये बात क्या शो कर रही है, ये जितनी भी लाइंस आपने बनाई थी 1 2 3 4 5, इसमें हर लाइन जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, स्पेसिफिक फोटोन एनर्जी को। फोटोन इमिटेड्स व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स एनर्जी लेवल, फोटोन इमिट्स होंगे जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल चेंज करेगा। तो डिस्क्रीट एनर्जी चेंजेस सो डिस्क्रीट लेवल्स। क्या ये बात समझ में आई? देखो मार्किंग की, एग्जामिनर ने पूछा था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे आप, तो इसमें पहला मार्क किस बात पे मिलेगा, ईच लाइन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ फोटोन। हर लाइन स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ फोटोन को शो करती है। व्हेन फोटोन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज देयर एनर्जी लेवल्स, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल चेंज करेंगे फोटोन इमिट्स हो रहे होंगे, राइट। क्योंकि इमिशन था तो इमिशन में फोटोन इमिट्स होंगे, अगर एब्जॉर्बिंग होता तो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे होते। तो डिस्क्रीट एनर्जी चेंजेस सो डिस्क्रीट लेवल, क्योंकि एनर्जी लेवल जो होगी वो यूनिफॉर्मली रेट से कंटिन्यूस तो है नहीं कि 1 से 4th में जाता है 4th से 1 में जाता। तो डिस्क्रीट एनर्जी चेंजेस सो डिस्क्रीट लेवल्स, तो एनर्जी का चेंज जो होगा वो आपके पास डिस्क्रीट होगा, इसलिए आपके पास को डिस्क्रीट लेवल्स कहते थे। सर हाँ बोलो। इसमें आपने एक टाइम डिले का
कॉन्सेप्ट हाँ, में पढ़ा था, मार्किंग तो की वो ने उसमें टाइम क्यों नहीं डिले लिखा काउंट हुआ? नहीं किया है। हाँ, मार्किंग की ने टाइम डिले काउंट नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो रहा होगा कि बिलियंस ऑफ फोटॉन्स आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि पहला फोटोन आपके पास मिल जाए आपको। हाँ, मैंने बुक्स में जो पढ़ा था उसमें टाइम डिले लिखा होता है, मार्किंग की वाले ने इसको कंसिडर नहीं किया था। तुम चाहो तो टाइम डिले इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि मार्किंग की में तो टाइम डिले नहीं है। अगर जब मैंने बुक्स में पढ़ा था तो उसमें लिखा होता है कि फोटॉन्स, वरना तो कंटिन्यूस बन जाएगा ना। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ में आ रहा है विदाउट टाइम डिले, तो इसका मतलब होगा वो तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। टाइम डिले के फैक्टर के साथ पहले फोर्थ से थर्ड में आया, फिर थर्ड से टू में जाएगा, फिर टू से वन में जाएगा, तो माइक्रो सेकेंड का, मिली सेकेंड का टाइम डिले तो होगा। ये कॉन्सेप्ट है, वरना तो फिर कंटिन्यूस बन जाता डायरेक्ट वो। तो 4.09 सही था आंसर तुम्हारा। अब आपके पास उसने नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला था, नेक्स्ट पार्ट में उसने आपके पास ये 4 लाइंस वेवलेंथ बताई हैं और ये एनर्जी लेवल्स बता दिए। अब आपसे पूछते हैं यूज डाटा फिगर 1 शो ऑन फिगर 7.3 द ट्रांजैक्शन इज एसोसिएटेड विच ईच ऑफ द फोर्थ स्पेक्टिकल लाइंस। जो आपको लाइंस गिवन है उन सबकी लाइंस की एनर्जी निकाली है आपने? हाँ, निकाली हुई है। पहली लाइन की कितनी एनर्जी आ रही है? 4.85, दूसरे की 4.58, तीसरी की निकाली थी 4.09 और चौथे की निकाली थी 3.03। अब आपने ये एनर्जीज आ रही हैं, अब बोलते हैं इन एनर्जीज को यहाँ पे शो करो, तो वैल्यूज में यहाँ पे लिख दूंगा 4.85। अब आपने करना कैसे होगा, इमिशन हो रही है तो इसका मतलब होगा ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। अब आपने 4.85 था एक और 4.58 था एक, 4.85 था, 4.85, 4.58, फिर 4.09 और 3.03, 4.09 और 3.03। अब आपने करना है क्या है, आपने इमिशन का मतलब होगा नीचे की तरफ जा रहा होगा, राइट। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, जरा देखो कितना चेंज आ रहा है। 5.45 में से 2.42। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने चेक करना होगा इनमें से कोई नंबर बन रहा है। आपके पास कैलकुलेटर खोलता हूं मैं। 5.45 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये 2.42। 3.03 बन रहा है। हाँ, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक एनर्जी बनेगी और ये किसके रिस्पॉन्सिबल होगी? 3.03 के। इसी तरह 1.36 में से 5, क्योंकि ये तो 21 है और ये 5 है, तो इसका मतलब होगा इनका चेंज ही तकरीबन 15 का बन रहा है, इसमें से तो कोई वैल्यू होगी नहीं। तो इसका मतलब होगा एक दफ़ा इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो जो मैं बना रहा हूँ, 1.36 में से 5.54 सब्ट्रैक्ट करो, देखो इनमें से कोई नंबर बन रहा होगा, ये तो बन गया आपका। अब आप क्या करेंगे, 5.54 में से 5 4.0 5 पॉइंट, कौन सा बन रहा है? 4.09, 4.09 4.09। तो इसका मतलब होगा अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता तो वो 4 पॉइंट शायद 58 बनता, और अगर मैं लास्ट वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास 4.85 बन जाता। तो उसने कितनी लाइंस बनाने को बोली थी, 4 या 2? देखो, हाँ, 4 लाइंस बनानी थी, तो उसका मतलब होगा ये 4 लाइंस बना देंगे आप। यू गॉट माई पॉइंट? ये बात समझ में आई है आपको? आखिरी वाला क्यों नहीं किया? तो सर आखिरी वाला हमें बना दूंगी, 4 बोली थी ना उसने, 4 लाइंस बना दी मैंने। एक सेकंड दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, हाँ, बहुत तो 4 इजी सर है। दिखा दी, हमें तो वो सारे पांचवी एनर्जी वाली। चेंज दिखाने थे एरो बना के। हाँ, 4 उसने बोली है ना, सवाल पढ़ो ना बेटा, ये देखो ये देखो, सवाल में उसने क्या कहा है, सवाल में उसने बोला है यूज डाटा फिगर 1 शो ऑन फिगर 7.3 द ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द 4 स्पेक्ट्रिकल लाइंस। तो चारों लाइंस बनानी है। कितने मार्क का है? 2 मार्क का है। तो आपने जस्ट सब्ट्रैक्ट तो करना था। ये देखे चारों लाइंस बना दी, ये आगे 3.03 की, ये आगे 4.09 की, ये आगे 4.58 की, ये आगे 4.85। एक 58 है, 85 है। क्या अगर वो 2 लाइंस के साथ क्या कौन सी बनाते, मतलब नहीं समझा मैं। उजैर ने क्या पूछा है बताया आप लोग, मुझसे तो रोमन उर्दू नहीं पढ़ी जा रही। अगर 2 लाइंस बोलते तो कोई सी भी 2 बना सकते थे, उसने चारों लाइंस बोली है, तो मैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ।
ये कॉन्सेप्ट। यार हम ये जो चौथे में से ये हाँ वाली चॉइस भी ले सकते थे ना, -21.8 माइनस। नहीं ले सकता था। -21.8 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 15 बनेगा। तो 15 तो ऊपर कोई एनर्जी है ही नहीं। ये देखें आपकी एनर्जी लेवल का जो चेंज है वो 4 से 3 तक के दरमियान ही है। 4.85 मैक्सिमम है, 3.03 मिनिमम है। तो इसका मतलब होगा चेंज कम होना चाहिए। तो अगर मैं 21 में से किसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 15 बनेगा, 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 19 बनेगा, 21 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 20 बनेगा, 21 में से 0.87 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20.5 बनेगा। तो इसका मतलब होगा आपकी जो एनर्जी जो शो हो रही है 4.85 से लेके 3.03 तक, वो 5 से 2, 5 से 1, 5 से 0.86 के दरम्यान में बन रही होगी। और क्योंकि मीटिंग स्पेक्ट्रम का आता है इसलिए एरो नीचे की तरफ लगेगी। आगे समझ में ये बात? जी सर, बस ठीक, ऑफ कर देना सर। चलें बस रखते हैं फिर, यहीं तक ऑफ कर रहा हूँ मैं। ओके जी, खुदा हाफिज।